हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं। ये आज का मेरा पहला वीडियो डिस्कशन होने वाला है। इस वीडियो डिस्कशन के अंदर हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। दरअसल दोस्तों, आज से मैं एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम सभी भारतीय इतिहास का अवलोकन करेंगे और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम सभी इस भारतीय इतिहास का अवलोकन कुल मिलाकर के 3 खंडों में करेंगे। पहला खंड होगा प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा खंड होगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास एवं तीसरा खंड होगा आधुनिक भारतीय इतिहास। और आज का जो ये हमारा पहला वीडियो सेशन है, इसमें हम सभी प्राचीन भारतीय इतिहास की संकल्पना करेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास का अवलोकन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर ये पहली स्लाइड है। पहली स्लाइड में लिखा हुआ है प्राचीन भारतीय, ये यहाँ पर है प्राचीन भारतीय। एक सेकंड में इसको ठीक कर लेता हूँ, पेन टैबलेट को। ठीक है, मैं थोड़ा मोटा भी कर लेता हूँ इसको। एक सेकेंड। ठीक है, अब प्राचीन भारतीय इतिहास या भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास अथवा भारतीय इतिहास, हम सभी आज इसकी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है भारतीय उपमहाद्वीप। आखिर मैंने भारतीय उपमहाद्वीप क्यों लिखा, यह भी एक चर्चा का विषय है। तो दरअसल दोस्तों, जैसा आज का हमारा भारत है वैसा हमारा प्राचीन भारत नहीं था, अपितु यह अभी के भारत से कई गुना बड़ा था, जिसे हम अखंड भारत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये जो इंडिया है, इंडिया के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार वगैरह जो देश थे, वो सभी देश लगभग इस भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्सा थे और अब भी भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्सा ही हैं। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ही हिस्सा हैं। तो कुल मिलाकर के जब भी हम भारतीय इतिहास का अवलोकन करते हैं या भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हमारा जो भारतीय इतिहास है ना, वो हमारे आसपास के क्षेत्रों से लगता है। मतलब जब भी हम भारतीय इतिहास का अवलोकन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम हमारे आसपास के देश के इतिहास भी हमारे भारतीय इतिहास से जुड़ जाते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम चर्चा करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक शहर है हड़प्पा। ये हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर था जिसकी खोज हुई थी। तो मुद्दा ये है ना कि ये हड़प्पा जो है ना वर्तमान भारत में नहीं है, अपितु ये वर्तमान पाकिस्तान में है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा भारतीय इतिहास कहाँ से लिंक हो रहा है, इंटरकनेक्टेड है, पाकिस्तान से इंटरकनेक्टेड है। सेम उसी तरीके से जब हम अशोककालीन शिलालेख या अभिलेख की बात करते हैं तो वो शिलालेख एवं अभिलेख जो है ना, कुल मिलाकर के हमें अफगानिस्तान से भी देखने को मिले हैं, जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये रीजन, इस जगह से भी हमें अशोककालीन शिलालेख अभिलेख देखने को मिले हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर के हमारे भारत का जो इतिहास है ना, वो हमारे आसपास के क्षेत्रों से जुड़ता है। ठीक है, और ये जो अभी मैप पर दिख रहा है आप लोगों को, ये बड़ा सा जो नक्शा आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला, पहले भारत कुछ इस तरीके का हुआ करता था। ठीक है, और भारत के बाहरी लोग जो भारत में प्रवेश करते थे, वो इस दिशा से भारत में प्रवेश करते थे, इस वाले से। यहीं पर था बोलन दर्रा, खैबर दर्रा और सिंधु नदी। इन्हीं नदियों को पार करके, इसी नदी को पार करके, इन्हीं दर्रों को पार करके, हिंदू कुश माउंटेन यहीं पर था, इन्हीं सब जगहों को वो पार करके भारत में एंटर होते थे। पंजाब रीजन में, जम्मू कश्मीर रीजन में, साथ में फिर थोड़े बहुत लोग राजस्थान रीजन में भी एंटर होते थे। धीरे धीरे बिहार, बंगाल की ओर बढ़ते थे और नीचे दक्षिण की ओर भी बढ़ते थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे भारतीय इतिहास का संबंध जो है हमारे आसपास के देशों से है। और जब भी हम भारतीय इतिहास का अवलोकन करते हैं तो आसपास के देशों के इतिहास को जोड़ करके भी हम अपने भारतीय इतिहास को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्लियर है? इन सभी बातों को समझ गए होंगे आप लोग। इस स्लाइड को मैं इरेज करता हूँ, एक सेकेंड। इरेजर ये है, ये रहा इरेजर टूल। मैं सबको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अगली स्लाइड में क्या है देखते हैं। आमतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान,
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका आदि शामिल है। जैसे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब देश जो हैं आमतौर पर हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर शामिल है और लगभग हम इन्हीं सभी देशों का अध्ययन अपने भारतीय प्राचीन इतिहास में या भारतीय मध्यकालीन इतिहास में या लगभग कभी कभी भारतीय आधुनिक इतिहास में भी करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये वाली स्लाइड भी आप लोग समझ गए होंगे। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड को मैंने इरेज कर दिया है। चलिए अगली स्लाइड पे। कुल मिलाकर के देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो डिस्कशन के अंदर मैं एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ। हम लोग 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। भारतीय अतीत का परिचय, भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख भू आकृतिक संगठन, तीसरा भारतीय अतीत के विभाजन की रूपरेखा, भारतीय अतीत का पुनरुत्थान। देखिए भारतीय अतीत का परिचय, छोटा मोटा ओवरव्यू जानेंगे कि भारत का नाम कैसे भारत पड़ा, भारतवर्ष कैसे हम इसे जानते हैं, अन्य देशों में भारत को किन नामों से पहले जाना जाता था, भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख भू आकृतिक संगठन। देखिए किसी भी देश के इतिहास की चर्चा अगर करनी होती है या किसी भी क्षेत्र के इतिहास की चर्चा करनी होती है तो हमें उस देश में जो मौजूद भू आकृतिक संगठन है उसको भी जानना होता है। भू आकृतिक संगठन मतलब भौगोलिक क्षेत्र जो होता है उसको भी जानना होता है। तो हम भारतीय उपमहाद्वीप के भौगोलिक क्षेत्रों को भी जानेंगे। जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं भारतीय हिमालय का क्षेत्र आता है, सिंधु गंगा का मैदान आता है, उसके बाद फिर पठारी क्षेत्र आता है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये सभी क्षेत्र जो आते हैं हम इसकी चर्चा थोड़ी बहुत करेंगे आज के इस वीडियो सेशन में। उसके बाद भारतीय अतीत के विभाजन की रूपरेखा, जैसे प्राग इतिहास, आद्य इतिहास, इतिहास, उसके बाद प्राचीन कालीन भारत, मध्यकालीन भारत, ये सब विभाजन कैसे हुआ इन सभी की चर्चा हम करेंगे। और अंतिम में भारतीय अतीत का पुनरुत्थान, मतलब भारतीय अतीत के लेखन की शुरुआत कैसे हुई, किन महत्वपूर्ण लोगों ने इसमें अपनी महती भूमिका अदा की, इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो सेशन में करेंगे। दरअसल ऐसा है ना दोस्तों कि बहुत सारे शिक्षक जो इतिहास को पढ़ाते हैं तो वो सीधे सीधे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की चर्चा करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर शुरुआत करी है किससे, तो ये भारतीय अतीत के परिचय से, भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख भू आकृतिक संगठनों से, भारतीय अतीत के विभाजन की रूपरेखा से, भारतीय अतीत के पुनरुत्थान से। इन चारों पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास की चर्चा करेंगे अगले वीडियो सेशन में। ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं और अगली स्लाइड में चलते हैं। ये वाला क्लियर हो गया। ठीक है, अगली स्लाइड में भारतीय अतीत का परिचय। तो देखिए दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि सबसे पहले जब हम भारतीय अतीत के परिचय की बात करते हैं सबसे पहले पुराणों की बात करते हैं। यहाँ पर एक पुराण शब्द लिखा गया है। देखिए पुराण की चर्चा हम आगे करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में। जब हम वैदिक युग की चर्चा करेंगे तो उस समय हम पुराण, वेद, अरण्यक, उपनिषद, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन वर्तमान में केवल पुराण के बारे में इतना जान लीजिए कि पुराण जो है एक धार्मिक पुस्तक है और इतिहास का एक अनूठा स्रोत है और ये मूल रूप से हिंदू धर्म से संबंधित धार्मिक पुस्तक है। तो जब हम पुराणों की बात करते हैं तो पुराणों में अंडाकार ब्रह्मांड की संकल्पना की गई है। देखिए ब्रह्मांड क्या है, तो जिन्होंने भूगोल का अध्ययन किया है उनको पता होगा कि ब्रह्मांड क्या है। ठीक है, चलिए मैं आपको फिलहाल छोटे से ओवरव्यू के रूप में ब्रह्मांड के बारे में बता देता हूँ। तो ब्रह्मांड जो है ना, जैसे कि सूर्य, चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह, उसके बाद अन्य उल्कापिंड और भी कई सारी जितनी भी चीज़ें हैं, सौरमंडल, ये सब मिला करके ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पुराणों में ब्रह्मांड की संकल्पना की गई है, एक अंडाकार ब्रह्मांड की संकल्पना की गई है। मतलब कुल मिलाकर के इस तरीके से ब्रह्मांड की संकल्पना की गई है। एक सेकंड दोस्तों, बस एक सेकंड रुकिएगा, लगता है साउंड का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब सही है। चलिए, हाँ, तो यहाँ तक तो समझ गए। तो पुराणों में अंडाकार ब्रह्मांड की संकल्पना की गई है। सबसे ऊपर में क्या है, स्वर्गलोक। ठीक है, दूसरे जगह पे है, मतलब बीच में है मृत्युलोक और सबसे अंतिम में है पाताल लोक। स्वर्गलोक में देवता निवास करते हैं, मृत्युलोक में सेकंड नंबर पे हम लोग निवास करते हैं, मनुष्य जाति और जीव जंतु, कीड़े मकोड़े निवास करते हैं। तीसरे में है पाताल लोक, राक्षस वगैरह निवास करते हैं, या फिर हमारी जब मृत्यु होती है तो हमको हमारे कर्मों के अनुसार स्वर्गलोक या पाताल लोक में भेज दिया जाता है, ऐसा अध्यात्म में लिखा हुआ है। खैर हमारी डिस्कशन का टॉपिक वो नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ब्रह्मांड से आते हैं पृथ्वी पर। अब पृथ्वी की संकल्पना करते हैं। तो पृथ्वी की संकल्पना एक समतल चकली के रूप में की गई है और इसके 7 केंद्रीय मंडलक है, 7 भागों में इसे विभाजित किया गया है। सबसे ऊपर में क्या है, तो खारा पानी है। ठीक है, खारा पानी।
दूसरे नंबर पर चाशनी है, तीसरे नंबर पर मृदय, मृदय अर्थात मृदा है, उसके बाद घृत घी, और उसके बाद दही है, दुग्ध है, शुद्ध पानी के सागरों का अस्तित्व है। माना जाता है कि पृथ्वी के केंद्र में एक जगह स्थित है, ओह सिट ये वाला, हाँ ऐसे, ये एक पृथ्वी मान लेते हैं इसको हम, ठीक है, ये इसका केंद्र हुआ, सेंटर हुआ। इसके केंद्र में एक जगह स्थित है जिसे हम जम्मू द्वीप के नाम से जानते हैं। इसी का जो दक्षिणी भाग है, इसके ये जो नीचे वाला रीजन है, ये वाला रीजन, मतलब कुल मिलाकर के, मैं इस पेन को चेंज कर रहा हूँ, ब्लू कर लेता हूँ, ये वाला जो रीजन है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं। अब इसके भारतवर्ष नाम के पीछे एक कारण है, ऐसा लोगों का मत है, या ऐसा इतिहास में लिखा गया है, या ऐसे वेदों में लिखा गया है कि दो विवाहित दंपति हुए जिसका नाम था दुष्यंत एवं शकुंतला, उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, भरत, और भरत ने कई सारे युद्ध लड़े थे और यह जो प्रदेश था इसकी रक्षा की थी, इस वजह से इस जगह का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऐसा वेदों में, पुराणों में इन सभी जगहों पर लिखा गया है, ऐसी चर्चा की गई है, ठीक है, क्लियर है। ये वाली स्लाइड आप लोग समझ गए होंगे। अब इस स्लाइड को मैं इरेज करता हूँ, ये गया पेन, ये क्लियर हुआ, एक सेकेंड रुक जाइए। ये स्लाइड खत्म, अगली स्लाइड पे आते हैं अब हम लोग। ये एक मैप है, इस मैप में वही सारी बातें दी गई है जो भी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। इसको मैंने बड़ा कर दिया है, थोड़ा जूम कर दिया है। देखिए यही है अखंड भारत, या यही है जम्मू द्वीप के नीचे का क्षेत्र जिसे हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, अखंड भारत के नाम से जानते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। ये है इंडिया, ठीक है। मैं पेन के कलर को चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड, कौन सा कलर सही रहेगा, ये वाला सही रहेगा। पाकिस्तान मोटा भी कर देता हूँ थोड़ा सा, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, तिब्बत, उसके बाद म्यांमार, ये सभी क्षेत्र जो है अखंड भारत के अंतर्गत आते हैं। इसकी चर्चा मैंने कर ली है। और कुल मिलाकर के हमारा भारतीय इतिहास इन्हीं सब क्षेत्रों से लगता है। हम जब भारतीय इतिहास का अवलोकन करते हैं तो इन सभी क्षेत्रों के इतिहास का अवलोकन भी लगभग करते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसको मैं अब इरेज करता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं छोटा भी कर देता हूँ। ये अपनी जगह स्थिर हो चुका है। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब भारतीय अतीत का परिचय, ठीक है, क्या है भारतीय अतीत का परिचय। देखिए बाहरी दुनिया के लिए सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती है। अब सिंधु नदी कहाँ है इसकी चर्चा हम करेंगे अभी मैप में मैं आपको सिंधु नदी दिखाऊंगा, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। तो बाहरी दुनिया के लिए मतलब भारत से बाहर के जो लोग थे जो भारत आते थे तो वो सिंधु नदी के माध्यम से सिंधु घाटी को पार करके भारत आते थे, भारतीय उपमहाद्वीप में एंटर होते थे, क्लियर है। इंडिया, हिंदू अथवा हिंदुस्तान जैसे शब्दों की उत्पत्ति इसी नदी के नाम से जुड़ी हुई है। सिंधु नदी को ही कुछ लोग 100 के ह उच्चारण की वजह से हिंदू कहते थे। तो सिंधु नदी को पार करके जो लोग इस क्षेत्र में आते थे तो इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहते थे, और यहाँ के रहने वाले किसी भी धर्म के अनुयायी को हिंदू कहते थे, ठीक है। और इसी सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है, इंडस रिवर, और यही शब्द जो है बाद में इंडिया बन गया। और कुल मिलाकर के इन तीनों शब्दों की उत्पत्ति जो है सिंधु नदी से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब हम चीनी स्रोत में बात करते हैं, अगर चीन के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत देश को, भारतवर्ष को, भारतीय उपमहाद्वीप को सेन्तु के नाम से चीनी स्रोतों में जाना गया है, चीनी इतिहासों में जाना गया है। उसके बाद ग्रीक ग्रंथों में जब हम बात करते हैं तो भारत को इंडिया के नाम से जाना गया है, जबकि फारसी अभिलेखों में भारत को डेरियस के अखमनी राजा के साम्राज्य का हिस्सा माना गया है। जबकि अरबी और ईरानी स्रोतों में, मतलब अरब और ईरान के स्रोतों का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत की संपूर्ण भूमि के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है तथा यहाँ के निवासियों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है, क्लियर है, समझ गए होंगे मेरी बात आप लोग। अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अब यहाँ पर एक डिटेल डिस्कशन है कि कैसे भारत का नाम भारत पड़ा या हिंदू कैसे पड़ा, हिंदू लोग यहाँ पर कैसे प्रसिद्ध हुए, हिंदू कैसे नाम प्रचलित हुआ, इंडिया कैसे प्रचलित हुआ। दरअसल दोस्तों प्राचीन समय में जब ईरान के लोग भारत की ओर आ रहे थे और जब वो भारत आए तो उन्होंने सिंधु नदी को पार किया। सिंधु नदी को पार करने के बाद उन्होंने इस प्रदेश को
हिंदुस्तान कहा और यहाँ के रहने वाले किसी भी लोग को हिंदू कहा। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो ईरानी लोग थे वो पर्शियन भाषा का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, और पर्शियन भाषा में 100 शब्द का कोई 100 अक्षर का कोई उल्लेख नहीं है, 100 को ह पढ़ा जाता है। इसी वजह से यह सिंधु हिंदू बन गया और इसी वजह से इस प्रदेश को हिंदुस्तान कहा गया और इस क्षेत्र में रहने वाले किसी भी धर्म के लोग को हिंदू कहा गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब आधुनिक भारत में जो है ना हिंदुस्तान शब्द काफ़ी लोकप्रिय हुआ। क्लियर है? अब देखिए, अब थोड़ा सा हम आगे इतिहास की चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि जब ग्रीक लोग इंडिया आए, भारत आए, तो उन्होंने सिंधु नदी को इंडस रिवर के नाम से पुकारा और यही इंडस शब्द जो है, इंडस वर्ड जो है, बाद में इंडिया बन गया। क्लियर है? इसी इंडस वर्ड से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हो गई और यह प्रचलित हो गया। आई होप ऑल दिस थिंग्स आर नाउ क्लियर। ठीक है, अब अगली स्लाइड में चलते हैं, अगली स्लाइड को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब यही इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था, ये जो है ना, ये यहीं पर है सिंधु नदी का लोकेशन, मैं इसी को अभी दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए, ये भारत है, ठीक है, ये वाला रीजन भारत है, ये रीजन भारत है, यहीं पर है ये वाली जो आपको रेखा दिख रही है, ये वाली, यही है इंडस रिवर, यही है सिंधु नदी। ये पेन में चेंज कर देता हूँ, पेन का कलर कौन सा कर लूँ, रेड कर, ये कर लेता हूँ। ये वाली जो रेखा आप देख रहे हैं, ये यही है इंडस रिवर। लोग जो है भारत के बाहर के लोग इसी रास्ते से, इसी रूट से बोलन, गोमल, खैबर दर्रे, हिंदू कुश माउंटेन, इन सभी को पार करके सिंधु नदी को पार करते थे और भारत में एंटर होते थे। पंजाब प्रोविंस में एंटर होते थे, राजस्थान में कुछ लोग एंटर होते थे, कुछ लोग जम्मू कश्मीर में एंटर होते थे और धीरे धीरे गंगा नदी की ओर बढ़ते थे, मतलब पूर्व की ओर बढ़ते थे, बंगाल और उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह की ओर बढ़ते थे, कुछ लोग नीचे की ओर भी जाते थे। तो क्लियर है, ये सारी बातें क्लियर है, ये नक्शा आप लोग समझ गए होंगे, इस मैप को भी समझ गए होंगे। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगली स्लाइड पे चलते हैं, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो अगली स्लाइड पे जब हम आते हैं तो अब यहाँ पर है कि उपमहाद्वीप के प्रमुख भू आकृतिक संगठन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम किसी क्षेत्र की चर्चा करते हैं, तो मतलब क्षेत्र के इतिहास की चर्चा करते हैं, तो उस क्षेत्र की भी पर्यावरणीय परिस्थितियों को देखते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप, भारत जो है बाहर से तो परफेक्ट है, बाहर से तो कंप्लीटली एक जैसा दिखता है, लेकिन अंदर में इसके काफ़ी डाइवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। भारत के अंदर, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कुल मिलाकर के 5 तरीके के विभाजन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन मूलतः हम 3 का अध्ययन अभी करेंगे। सबसे पहला जो है वो हिमालयी उच्च प्रदेश है, जो कि सबसे ऊपर, भारत के सबसे ऊपर वाले हिस्से में है हिमालयी उच्च प्रदेश। दूसरे नंबर पर बीच में है सिंधु गंगा मैदान, जिसमें हम अभी निवास कर रहे हैं, हम सभी निवास कर रहे हैं, मतलब अधिकतर लोग, मैं तो बिहार में हूँ तो प्रॉपर मैं सिंधु गंगा मैदान में निवास कर रहा हूँ। ठीक है, उसके नीचे है प्रायद्वीपीय पठार, जो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल वगैरह वाला रीजन है, वो प्रायद्वीपीय पठार का है। ठीक है, उसके बाद इधर छोटा सा हिस्सा रेगिस्तान का है। ठीक है, जैसे सहारा या थार, सहारा नहीं था, जो भी हो, राजस्थान में रेगिस्तान जो है थार रेगिस्तान ही है शायद, थार डेजर्ट या सहारा डेजर्ट, जो भी मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, सहारा या थार दोनों में से कोई कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से में रेगिस्तान है। ठीक है, तो वो छोटा सा हिस्सा है और यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ऐसे करके जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो कुल 5 तरीके के विभाजन भारतीय भू आकृतिक संगठन में हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से हम 3 का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको अब इरेज करता हूँ, अगली स्लाइड में चलते हैं। ये एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट है, मैं जो हूँ प्रॉपरली इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट, इग्नू हैंडरिटन असाइनमेंट, इग्नू हैंडरिटन असाइनमेंट पीडीएफ, इग्नू गैस पेपर पीडीएफ, इग्नू गाइड बुक्स, इन सभी चीज़ों में भी डील करता हूँ। जिनको भी इन सभी चीज़ों की आवश्यकता हो वो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9523779253 पर और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। ये छोटा सा एक एडवर्टीजमेंट है। इसके अलावा एक पॉइंट और है दोस्तों, ये जितनी भी स्लाइड मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, इस सभी स्लाइड को मैं शिक्षा मेटर्स के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में। आप लोग इसकी कॉपी बना सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। क्लियर है, अगली स्लाइड में चलते हैं। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, भू आकृतिक संगठन। तो
इसकी चर्चा तो हम कर ही चुके हैं इसको, लेकिन मैं मैप में दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये वाला आई थिंक इतना, ये अब समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए सबसे ऊपर में क्या है, ये कौन सा पेन उठा लिया भाई मैंने, ब्लू वाला उठाता हूँ। ये वाला हिस्सा है भारतीय हिमालय, सबसे उत्तरी। ठीक है, ये बीच वाला जो हिस्सा है सिंधु गंगा मैदान का हिस्सा है। ये वाला जो हिस्सा है ये ये प्रायद्वीपीय भारत है, जिसे पठारी क्षेत्र कहा जाता है। ये छोटा सा हिस्सा रेगिस्तान का है। और ये वाला जो रीजन है, ये जो दिख रहे हैं आप, जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये क्या है, पूर्वी और पश्चिमी घाट हैं। यही है भारत का भू आकृतिक विभाजन। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं अगली स्लाइड में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उत्तर की ओर से। उत्तर में बसता है हमारा हिमालयी उच्च प्रदेश, हिमालयी पर्वतीय प्रदेश। यह पर्वतों की एक श्रृंखला है जो कि पश्चिम में लगभग पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से शुरू होकर के पूरब में असम और कुछ अध्ययन के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो हिमालय है वो जो है ये नीचे हमारे भारत के ये असम, अरुणाचल प्रदेश रीजन, मिजोरम, इन सब रीजन में तो फैला हुआ ही है, लेकिन बीच में जो बंगाल की खाड़ी है उसमें हिमालय धंस गया है और नीचे छोटा सा नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जा करके ऊपर उग गया है, मतलब ऊपर की ओर उठ गया है। इस वजह से कुछ लोग मानते हैं, कुछ भूगोलविद मानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, खैर हमारे डिस्कशन का वो टॉपिक नहीं है। हमारे डिस्कशन का टॉपिक ये है कि हिमालयी पर्वतीय प्रदेश आज भी निरंतर ऊपर उठ रहा है। जैसे कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम माउंट एवरेस्ट है और ये अभी वर्तमान नेपाल में पड़ता है। और ये आज से कुछ समय पहले इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर थी, लेकिन वर्तमान में इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। ठीक है, और हिमालय चूँकि ऊंचा प्रदेश है, पहली बात तो ऊंचे प्रदेश के होने की वजह से वहाँ से पानी, मतलब बारिश के माध्यम से, हवा के माध्यम से चट्टानें टूटती हैं और टुकड़ों में बट करके नीचे की ओर आती है, जिसे अपक्षय व अपर्दन कहते हैं, और नीचे आकर के बराबर हो जाती है और सिंधु गंगा मैदान का निर्माण करती है। ठीक है, और हिमालय पर्वत पर विशाल विशाल हिमनद हैं, मतलब हिम के टुकड़े हैं जो कि वर्ष भर पिघलते रहते हैं। और फिर जो मुख्य नदियां हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सभी नदियों को वर्ष भर जल की आपूर्ति करते रहते हैं। ठीक है, भारत का जो विशाल जलोढ़क है, मतलब सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र जो है वो लगभग 3200 किलोमीटर में फैला हुआ है, लंबाई चौड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी सिंधु गंगा मैदान में, मतलब हिमालय के जो जस्ट नीचे है, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी तो ऊपर मैंने दिखाया ही आप लोगों को एक नक्शे में, फिर मैं नीचे दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। तो हिमालय के नीचे जो सिंधु गंगा मैदान है उसी क्षेत्र में सबसे पहले सभ्यता का विकास हुआ था। पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, इसी क्षेत्र में नगरीय जीवन, राज्य समाज का भी विकास हुआ था। पहला नगरीय जीवन किसने जिया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जिया था। राजतंत्र का विकास कहाँ हुआ था? मगध महाजनपद में हुआ था। ठीक है, और मगध महाजनपद कहाँ था? बिहार और उत्तर प्रदेश के वर्तमान रीजन, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के रीजन में मगध महाजनपद था। तो कुल मिलाकर के ये बात आप लोग समझ गए होंगे। हिमालय प्रदेश की संकल्पना मैंने कर ली। अब अगली स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। ये वाला तो पिक्चर है, इसी पिक्चर को इलेबोरेट करके दिखा देता हूँ मैं। देखिए, यही वाला रीजन है हिमालय, ये रीजन है सिंधु गंगा मैदान। हिमालय से जो हिमालय पर्वत से जो पत्थर वगैरह टूट के नीचे आते हैं, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। कहाँ? इस वाले रीजन में। और यहीं डिपॉजिट होकर के सिंधु गंगा मैदान का निर्माण करते हैं। और यही विशाल जलोढ़क 3200 किलोमीटर फैला हुआ है, 3200 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसी हिमालय प्रदेश से, हिमालय के क्षेत्र से कई सारी नदियाँ निकलती है और इस नदियों में वर्ष भर जल रहता है, क्योंकि इस हिमालयी प्रदेश में हिम की नदियां हैं, मतलब हिम के टुकड़े हैं और जो वर्ष भर पिघलते रहते हैं गर्मी से और सभी नदियों को जल की आपूर्ति करते रहते हैं, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा इत्यादि नदियों को जल की आपूर्ति करते रहते हैं। क्लियर है? आई होप ऑल दिस थिंग्स आर नाउ क्लियर। अगली स्लाइड में चलते हैं। अब बात करते हैं सिंधु गंगा मैदान के बारे में। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सिंधु गंगा मैदान। ठीक है, मैदान का पश्चिमी भाग दोआब कहलाता है। दोआब क्या है? तो गंगा और यमुना के बीच की जो भूमि है वो दोआब है। इसकी चर्चा हम करेंगे अगले स्लाइड में। ठीक है, दोआब को कहाँ से कहाँ तक माना गया है वो मैं आपको दिखाऊंगा।
तो मैदान का जो मध्य भाग है वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश का निर्माण करता है और बिहार का निर्माण करता है। मैदान का मध्य भाग सिंधु गंगा मैदान का, और जो पूर्वी भाग है वो ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, आधुनिक पश्चिम बंगाल, असम व बांग्लादेश का निर्माण करता है। ठीक है, और ये जो सिंधु गंगा मैदान है इसको पठारी भाग से अलग करने का काम विंध्य पर्वत की श्रृंखला करती है। ठीक है, जबकि अरावली पर्वत की श्रृंखला या अरावली की पहाड़ियों की श्रृंखला थार, अभी जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया। अभी थार और सहारा को लेकर के कन्फ्यूजन था, तो मैं आपको बता दूं भारत के राजस्थान में थार मरुस्थल है। तो थार मरुस्थल को अरावली पहाड़ियाँ जो है वो उत्तर भारत और मध्य भारत से अलग करती है। ठीक है, उसके बाद उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में एक पठार है जिसे मालवा का पठार कहते हैं, और इसी को हम मध्य भारत के नाम से भी जानते हैं। अगली स्लाइड में मैं इसको पिक्चर में क्लियर करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये वाला पिक्चर है, देखिए अभी मैंने दोआब की चर्चा की थी, यही है दोआब, यही है वो दोआब। ठीक है, गंगा यमुना दोआब। ठीक है, और सिंधु गंगा मैदान यही है, और ये जो है पश्चिमी भाग है सिंधु गंगा मैदान का। यहाँ पर मध्य भाग है जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का निर्माण करती है, और ये पूर्वी भाग है जो कि बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, उसके बाद सिंधु गंगा डेल्टा का निर्माण करती है, ब्रह्मपुत्र गंगा डेल्टा का निर्माण करती है। तो क्लियर है, ये बात समझ गए आप लोग। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। चलिए, ये भी वही चीज़ है, इसी को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये है हिमालय, ये हिमालयी रीजन है, इसमें रेड पेन चलेगा। ये कौन सा रीजन है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये ठीक है, ये ठीक है। तो इसके नीचे का भाग सिंधु गंगा मैदान, क्लियर है। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें डिनोट करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो रीजन है आप देख रहे होंगे, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, यही है दोआब, और ये वाला रीजन है मध्य भारतीय गंगा सिंधु मैदान, और ये वाला रीजन है पूर्वी भारतीय गंगा सिंधु मैदान। ठीक है, अगली स्लाइड में और क्लियर करके और इलेबोरेट करके इसको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। चलिए, ये वाला बेटर पिक्चर है, इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ये वाला जो रीजन है हिमालयी रीजन है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। इसको मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ। ये पहला रीजन है, दूसरा है ये वाला रीजन। ठीक है, सिंधु गंगा मैदान, ये वाइट सा जो दिख रहा है ये सब। तो सिंधु गंगा मैदान में ये वाला जो रीजन है गंगा यमुना दोआब है। ठीक है, पश्चिमी भाग है सिंधु गंगा मैदान का, और ये वाला जो है मिडल सिंधु गंगा मैदान है, ये पूर्वी सिंधु गंगा मैदान है। अभी ये वाला जो है अरावली की श्रेणी है, जो कि थार मरुस्थल को मध्य भारत उत्तर भारत से अलग करती है। ये वाला है मालवा का पठार। ठीक है, ये वाला यहाँ मालवा का पठार है, जो कि मध्य भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर विंध्य की श्रेणी है, विंध्य श्रृंखला, ये यहाँ है ना, ये विंध्य श्रृंखला। ये विंध्य श्रृंखला क्या करती है, तो सिंधु गंगा मैदान को भारतीय पठारी क्षेत्र से अलग करती है, प्रायद्वीपीय भारत से अलग करती है। आई होप सो कि ये सारी बातें आपको लोगों को क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं, अगली स्लाइड में हमें क्या डिस्कस करना है। ये तो डिस्कस हो गया है, हाँ ठीक है। अब है प्रायद्वीपीय भारत की बात। तो मध्य भारत के दक्षिणी छोर से, मतलब सबसे ऊपर, जैसे कि एक नक्शा मैं बना देता हूँ यहाँ पर छोटा सा, ऐसे मान लेते हैं ना, इसको भारत मान लेते हैं। ऊपर में हिमालय की चर्चा कर ली हमने, दूसरे नंबर पर हमने सिंधु गंगा मैदान, तीसरे नंबर पर हम प्रायद्वीपीय भारत की चर्चा करते हैं, तीसरे नंबर पर। तो मध्य भारत के दक्षिणी छोर से प्रायद्वीपीय भारत आरंभ हो जाता है, और इसका अधिकांश हिस्सा पठारी है। ठीक है, और इसका ढलान जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है, मतलब ये ढलान कुछ इस तरीके से है, ऐसे है। ठीक है, और ये भी मैं मैप में दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा दक्कन का पठार है, जो कि ऊपर में, मतलब उत्तर में कहाँ पर है, तो विंध्य की श्रृंखला से लेकर के नीचे दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ है। और इसी श्रृंखला में, इसी पठारी श्रृंखला में, दक्कन के पठारी श्रृंखला में महाराष्ट्र एवं आसपास के क्षेत्र की काली मिट्टी में कपास, मोटे अनाज, मूंगफली, तिलहन आदि फसलों की अच्छी उपज होती है। और इसी कारण से इस जगह पर, इस क्षेत्र में भारत में
मतलब प्राचीन भारत में कृषि सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी सीमा पश्चिमी घाट है और पूर्वी सीमा पूर्वी घाट है। और नीलगिरी और कार्डेमम की पहाड़ियाँ प्रारंभिक प्रायद्वीपीय भारतीय संरचना की अपशिष्ट हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो है महानदी, कृष्णा, गोदावरी, पेन्नार तथा कावेरी। इसको मैं अभी पूर्वी घाट पश्चिमी घाट अगले स्लाइड में दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसको बड़ा करता हूँ, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था अभी। ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट, ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत का ढलान कुछ इस तरीके से है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्लियर है? ऑल दीज थिंग्स आर नाउ क्लियर। अब चलते हैं अगली स्लाइड में। उपमहाद्वीप के प्रमुख भू आकृतिक संगठन। तो देखिए, अभी हमने 3 मुख्य भू आकृतिक संगठनों की चर्चा की। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इन सभी का अस्तित्व जो है ना कभी अलग रूप में नहीं रहा है, सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहे हैं। चाहे वो सिंधु गंगा का मैदान हो, चाहे वो हिमालय प्रदेश हो, चाहे प्रायद्वीपीय भारत हो। अब कैसे इंटरकनेक्टेड रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आरंभ से ही मानव जब पृथ्वी पर आए, जब भारत में उन्होंने अपने जीवन को विकसित करना शुरू किया, अपना जीवन जीना शुरू किया, तभी से ये लोग पहाड़ नदी भूखंड क्षेत्रों से होते हुए आवागमन करते थे, आते जाते थे। ये प्राकृतिक मार्गों से आवागमन करते थे या खुद से मार्ग बना लेते थे और अपना जो है ना मतलब जीवन यापन करते थे, इन क्षेत्रों में आदान प्रदान करते रहते थे, ठीक है। देखिए, प्राचीन समय से ही हिमालय पार करके लोग भारत एंटर करते थे। हिमालय पार करने के लिए हिंदू कुश माउंटेन पार करते थे, बोलन, गोमल व खैबर दर्रों को पार करते थे, सिंधु नदी को पार करते थे और यहाँ पर आकर के हिंदुस्तान प्रदेश में प्रवेश करते थे। क्लियर है? देखिए, मानवीय प्रयास की बात अगर हम करें तो पहाड़ों के आसपास जब मनुष्य ने अपना जीवन जीना शुरू किया तो सबसे पहले वो पहाड़ की गुफाओं में रहते थे ताकि वो बारिश से बच सके, ठीक है। उसके बाद नदियों के आसपास रहते थे, क्योंकि तभी चापाकल वगैरह था नहीं, मोटर वगैरह था नहीं जिससे पानी निकाला जा सके, कुआं वगैरह था नहीं, तो वो नदियों के किनारे रहते थे ताकि उनको पानी सुलभता से उपलब्ध हो सके। और वो नदियों के किनारे इसलिए भी रहते थे ताकि पानी की तलाश में जो जानवर वगैरह आते थे उनके शिकार वो कर सके, ठीक है। क्लियर है? तो हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि ये सभी आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। क्लियर है? अगली स्लाइड में चलते हैं। तो ये अगली स्लाइड जो है केवल इतना बता रही है कि ये बोलन पास है, ये खैबर पास है और ये इसी के आसपास में सिंधु नदी है और इन्हीं होके लोग जो है भारत से बाहर के लोग भारत में एंटर करते थे। तो बताने की कोई बात है नहीं, इससे आगे बढ़ते हैं। यहीं पर ये भी एक नक्शा है, यहाँ पर इंडस रिवर है, ठीक है। ये देखिए, ये वाला इंडस रिवर है, इसी को पार करके लोग भारत में एंटर होते थे। यहाँ पर यहीं पर है बोलन दर्रा, खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, उसके बाद ये हिंदू कुश माउंटेन, यही सब रीजन यहाँ पर पड़ता है और इसी के माध्यम से लोग भारत में एंटर होते थे। ये इंडिया है, ठीक है, ये वाला रीजन इंडिया है। क्लियर है? अगली स्लाइड में चलते हैं। अब है भारतीय अतीत के विभाजन की रूपरेखा। अब हमारी डिस्कशन का मेन पॉइंट स्टार्ट होता है कि भारतीय अतीत के विभाजन मतलब भारतीय अतीत की शुरुआत कैसे हुई और इसके अतीत का विभाजन कैसे कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहले इतिहास का अंग्रेजी होता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। एक सेकंड दोस्तों, मतलब लैपटॉप लगता है डिस्चार्ज हो गया है, जस्ट 1 मिनट का वक्त दीजिएगा मेरे को, मैं लैपटॉप को थोड़ा चार्ज में लगा देता हूँ। ठीक है, अब क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। तो कहाँ था मैं, शायद भूल गया, खैर फिर से बता देता हूँ। तो इतिहास का जो अंग्रेजी वर्ड होता है वो हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री जो है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। इसका मतलब होता है अतीत का अध्ययन, अतीत का क्रमवार अध्ययन। तो इतिहास अनिवार्य रूप से एक ऐसी शिक्षा है, एक ऐसी विधा है जिसमें अतीत के लोगों के अनुभव को क्रमवार लिखा जाता है और अतीत के लोगों के अनुभव का अनुसंधान किया जाता है। इतिहासकारों ने पहले तो भारतीय इतिहास को लिखने की कोई परंपरा थी नहीं, ठीक है, क्योंकि भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था, कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। जब ब्रिटिश लोग भारत आए तो उन्होंने भारतीय इतिहास को खोजने की कोशिश की ताकि वो भारत पर अच्छे तरीके से शासन कर सके और अपने आप को भारत से सुपेरियर बता सके कि हम भारत से अच्छे हैं और इसीलिए हम भारत को सभ्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स वाई इतिहासकारों ने अतीत को कई कालों में बांटने की कोशिश की। बहुत समय तक ब्रिटिश इतिहासकारों या अन्य इतिहासकारों ने भारत को हिंदू काल, मुस्लिम काल एवं ब्रिटिश काल में बांटने की कोशिश की। क्लियर है? लेकिन
यह विभाजन मेरे ओपिनियन में या किसी भी अन्य इतिहासकार के ओपिनियन में सही नहीं है। क्या भारत में केवल हिंदू लोग ही रहते थे, या फिर जब मुगल मंगोल वगैरह आए तो क्या केवल मुस्लिम लोग ही रहते थे, या ब्रिटिश के आने के बाद केवल ब्रिटिश लोग ही रहते थे? तो इस आधार पर ये जो विभाजन है भारत का, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। तब बाद में कुछ समय के बाद अधिकांश भारतीय इतिहासकार जब इतिहास लेखन की शुरुआत करते हैं तो उन्होंने भारतीय इतिहास को 4 मुख्य भागों में बांटने की कोशिश की। पहला तो प्राचीन भारत, दूसरा पूर्व मध्यकालीन भारत, तीसरा मध्यकालीन भारत और चौथा आधुनिक भारत। हालांकि सभी इतिहासकारों के काल विभाजन में मतलब टाइम फ्रेमिंग में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन एक मोटा मोटा निर्धारण कुछ इस तरीके से है। प्राचीन काल के प्रारंभ से 6वीं शताब्दी समान युग पूर्व तक प्राचीन भारतीय इतिहास माना जा सकता है, और 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी समान युग पूर्व तक पूर्व मध्यकाल, और 13वीं से 18वीं शताब्दी समान युग पूर्व तक मध्यकाल, और 18वीं सदी से वर्तमान तक जो है ना आधुनिक काल के रूप में माना जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। आई होप ऑल दिस थिंग्स आर नाउ क्लियर। ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अतीत के विभाजन की रूपरेखा। तो देखिए, कुल मिलाकर के मैंने अभी आप लोगों को 4 पॉइंट्स बताए। भारत को प्राचीन काल, दूसरा पूर्व मध्यकाल कालीन इतिहास, तीसरा मध्यकालीन इतिहास, और चौथा आधुनिक भारतीय इतिहास में बांटा गया। ठीक है। देखिए, कुल मिलाकर के जो पूर्व मध्यकालीन है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, और जो आधुनिक इतिहास है, इन सभी के लेखन के स्रोत हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, उपलब्ध हैं। इस वजह से इसके इतिहास में हमें ज़्यादा अनुसंधान करने की आवश्यकता आज तक पड़ी नहीं है। सबसे अधिक समस्या आई है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में, क्योंकि प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के कुछ लिखित प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है, कुछ नहीं है, कुछ उपलब्ध तो हैं लिखित प्रमाण, लेकिन हम उसको आज तक पढ़ नहीं सके हैं। इसी वजह से प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है प्राग इतिहास। ठीक है, पहला है प्राग इतिहास, यहाँ पर लिखा हुआ है प्री हिस्ट्री। ठीक है, ये क्या आ गया भाई। दूसरा है आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, एवं तीसरा है इतिहास। तो कुल मिलाकर के प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। अब हम सबसे पहले प्राग इतिहास की बात करते हैं। प्री हिस्ट्री अर्थात जिस काल में लेखन का आविष्कार हुआ ही नहीं था। ठीक है, जो भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियां हैं, जैसे कि पाषाण काल के लोग थे, वो लिखना जानते ही नहीं थे। अब लिखना नहीं जानते थे तो लेखन का आविष्कार नहीं हुआ, तो उनके इतिहास का हमें आज तक कोई लिखित प्रमाण मिला नहीं है। हम केवल एक अनुमान लगाते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं, पत्थरों के औजार का प्रयोग करते थे और जानवर की खालों को पहनते थे। केवल एक अनुमान है हमारा। ठीक है, तो ये सारे अध्ययन जो है हमारे प्राग इतिहास के अंदर आता है। जबकि आद्य इतिहास की बात करते हैं, दैट इज़ नॉन एज प्रोटो हिस्ट्री। इसमें क्या है कि लेखन का आविष्कार हो चुका था, लिखित प्रमाण हमारे पास है, लेकिन हम उसको आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कुछ ऐसी मुहरें मिली हैं, कुछ ऐसी सीलें मिली हैं जिसको कि लिखा गया है। ठीक है, लेकिन हम आज तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं। दैट्स वाई उस वाले क्षेत्र, उस वाले इतिहास को हम लोग किस में रखते हैं, तो आद्य इतिहास में रखते हैं। ठीक है, अब इतिहास की बात करते हैं। प्राचीन कालीन समय में अशोक के जो शिलालेख अभिलेख हैं, उसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली, तो वो इतिहास के अंदर आ गया। तो कुल मिलाकर के प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया गया है। आई होप ये सभी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए, एक भाषा का जो अभिप्राय होता है वो होता है संवाद से। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी भाषा है। ठीक है, लेकिन जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये लेखन है अथवा लिपि है। ठीक है, और ये दृश्य संप्रेषण है, मतलब देख करके समझा जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के भले ही मानव ने लिखना बाद में स्टार्ट किया हो, लेकिन मानव ने बोलना बहुत पहले शुरू कर लिया था। मानव सभ्यता में भाषा का विकास लिपि के विकास से पहले हो चुका था। जो प्राचीन इराक है उसमें क्यूनिफॉर्म लिपि का आविष्कार 3400 समान युग पूर्व हो चुका था। ठीक है, जबकि मिस्र की जो हायरोग्लिफिक्स लिपि है इसका भी आविष्कार 3100 समान युग पूर्व में हो चुका था। जबकि भारतीय उपमहाद्वीप में किसी भी प्रकार के लिपि का प्रमाण हमें 2600 ईस्वी के बाद ही मिलता है। 2600 समान युग पूर्व के बाद मिलता है। जो मेसोपोटामिया की लिपि है उस समय गीली मिट्टी के पट्टल पर लिखी जाती थी। ठीक है,
जबकि प्राचीन मिस्रवासी जिसकी लिपि हायरोग्लिफिक्स थी, वो लोग सरकंडे से बने पेपिरस के पत्रों पर अपने लेखन करते थे और अपने इतिहास का संरक्षण करते थे। ठीक है, लेकिन भारतीय इतिहास की ऐसी कोई संकल्पना, ऐसा कोई लेखन हमें 2600 समान युग पूर्व से पहले देखने नहीं मिलता है। ठीक है, 2600 समान युग पूर्व के बाद हमें ये लेखन देखने को मिलता है। क्लियर है? इस स्लाइड को समझ गए होंगे आप। अगली स्लाइड पर आते हैं। ये है हायरोग्लिफिक्स लिपि का एक एग्जाम्पल। ठीक है, ये बड़ा करके देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। इसको, हाँ ठीक है। देखिए, इतिहासकार लिखित प्रमाण को विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है लिखतम के आगे बख्तम की क्या आवश्यकता। जो लिखित प्रमाण होता है वो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता है। लेकिन कई देशों में लिखित प्रमाण इतिहास के उपलब्ध है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में लिखित प्रमाण का प्रश्न काफ़ी जटिल हो जाता है, क्योंकि लिखित प्रमाण हमें बहुत बाद में मिले हैं। ठीक है, बहुत समय पहले तक सिर्फ बोल करके ही मतलब भाषाओं का संप्रेषण होता था, समाचारों का संप्रेषण होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। सबसे पहले हमें हड़प्पा से लिखित प्रमाण मिले हैं, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं लिखित प्रमाण से कि हड़प्पावासी साक्षर थे, लेकिन उनके लिपि को अब तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, अतः भारत के संदर्भ में प्राग इतिहास मतलब लेखन के आविष्कार से पूर्व और इतिहास लेखन के आविष्कार के बाद को अलग करना थोड़ा कठिन है। इसीलिए बीच में एक टर्म को ऐड किया जाता है जिसे हम आद्य इतिहास कहते हैं, जिसमें कि लेखन का आविष्कार तो हुआ था लेकिन उसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है कुल मिलाकर के। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम प्राग इतिहास की बात करते हैं तो प्राग इतिहास में तो पाषाण संस्कृतियाँ आती है। आद्य इतिहास की बात करते हैं तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद आपको ताम्रपाषाण युगीन, लौह युग, उसके बाद आपको वैदिक युग वगैरह आते हैं, जिसके लेखन जो है हमें अब तक मिले हैं लेकिन हम उसको लगभग पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, जबकि इतिहास की बात करते हैं, जैसे अशोक के लेखन को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ गए सारी बातों को। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट इंडिकेट किया गया है कि प्रोटो हिस्ट्री जो आद्य इतिहास है उसका आरंभ खाद्यान्न उत्पादन से लेकर लौह युग के लंबे समय तक रहा। मतलब खाद्यान्न उत्पादन, जब लोग खाना मतलब ये चरागाह मतलब कृषि करना लगभग सीख रहे थे या थोड़ा बहुत सीख गए थे, उस समय से आद्य इतिहास की शुरुआत हो जाती है, प्रोटो हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। और लौह युग मतलब कि वैदिक युग के आसपास या वैदिक युग के बीच जाने तक आद्य इतिहास रहा, क्योंकि उसके लेखन तो हमें उपलब्ध है लेकिन हम आज तक उसको पढ़ नहीं सके हैं। ठीक है, क्लियर है? अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, लिपि के पढ़े जाने के आधार पर उत्तरी भारत का इतिहास जो है ना वो 4वीं शताब्दी समान युग पूर्व से माना जाता है। ठीक है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि लिपि युग का आरंभ 6वीं शताब्दी समान युग पूर्व हो गया होगा, लेकिन 200 वर्षों तक ऐसी चीज़ों पर लिखा गया होगा जो नश्वर थे और समय के साथ नष्ट हो गए और उसका कोई प्रमाण हमें नहीं मिला। ठीक है, और 4वीं शताब्दी समान युग पूर्व में श्रीलंका के अनुराधापुर से हमें ब्राह्मणी अभिलेख मिलते हैं, तथा 2री शताब्दी समान युग पूर्व में हमें कुछ तमिल ब्राह्मणी अभिलेख मिलते हैं। इस प्रकार 4वीं तथा 2री शताब्दी के बीच में जो काल पड़ता है, उस काल में दक्षिण भारत में भी डेवलपमेंट, विकास हो रहा था और उस काल को लगभग संगम काल के नाम से जाना जाता है। और उसी संगम काल और उसी संगम साहित्य के माध्यम से हमें दक्षिण भारत में भी प्राचीन भारतीय इतिहास या ऐतिहासिक काल के आगमन के स्रोत मिलते हैं। आई होप ऑल दिस थिंग्स आर नाउ क्लियर। ये सभी चीज़ें क्लियर हैं आपके ओपिनियन में। ये है ब्राह्मणी स्क्रिप्ट जो कि हमें आपको अनुराधापुर से मिला है या फिर अशोक के लेखों से मिला है, शिलालेखों अभिलेखों से मिला है, जिसको पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अब है भारतीय अतीत का पुनरुत्थान। भारतीय अतीत के लेखन की शुरुआत कैसे होती है, हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारतीय विद्वानों पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि प्राचीन भारतीय लोगों को वर्तमान पद्धति में इतिहास लिखने का ज्ञान था ही नहीं, वो मूर्ख थे। ठीक है, ऐसा ब्रिटिश लोग कहते थे, यूरोपीय लोग कहते थे। और यूरोपीय लोग जब भारत पर कब्जा करने आए थे तो वो भारत से अपने आप को सुपेरियर, भारत से अच्छा दिखाने के लिए वो अलग अलग तरीके से इतिहास को गढ़ते थे। ठीक है, तो इसी क्रम में कुछ अच्छे इतिहासकार भी आए, जैसे कि यूरोपीय विद्वान फादर हैक्सलेडन, फादर क्वेराडॉक्स वगैरह आए। इन्होंने कई सारी माध्यम से संस्कृत भाषा जो कि भारत में बोली जाती थी उसका अध्ययन किया और संस्कृत भाषा के व्याकरण का पहली बार
यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया, यूरोपीय भाषा में संकलन किया। फादर कोइरिडॉक्स के विषय में बताया जाता है कि यह संभवतः भारत में संस्कृत के प्रथम विदेशी विद्वान थे। उनकी मान्यता थी कि संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं का स्रोत एक ही है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। ये वाली स्लाइड तो हो चुकी है। देखिए, भारतीय इतिहास के पुनरुत्थान के शुरुआत की बात करते हैं तो ये लगभग 1783 ईस्वी में होती है, जब सर विलियम जोन्स का आगमन कोलकाता में होता है। ठीक है, सर विलियम जोन्स कोलकाता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, और ये जो सर विलियम जोन्स थे, चार्ल्स विल्किंस के सहयोग से संस्कृत भाषा की शिक्षा प्राप्त करते हैं। चार्ल्स विल्किंस जो है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी थे, एक कर्मचारी थे, मतलब और इनके ये जो चार्ल्स विल्किंस थे, इनके बंगाली पंडितों के साथ एक अच्छे खासे संबंध थे। इसी कारण से सर विलियम जोन्स ने चार्ल्स विल्किंस के मदद से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद सर विलियम जोन्स ने 1 जनवरी 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। यहाँ पर ये पॉइंट नोट किया हुआ है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष वे स्वयं रहे। ये पॉइंट टू बी रिमेंबर है, मे बी इसे क्वेश्चन आ सकता है। और इस संस्थान से प्रकाशित शोध पत्रिका एशियाई रिसर्च भारतीय इतिहास के सूक्ष्म अवलोकन का प्रथम प्रयास था। ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था, ये एक शोध पत्रिका प्रकाशित करती थी, दैट इज नोन एज एशियाई रिसर्च, और इसमें भारतीय इतिहास का सूक्ष्म अवलोकन पहली बार किया गया था। आई होप ये सभी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगली स्लाइड में चलते हैं। ये थे चार्ल्स विल्किंस, ये स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहे होंगे ये वाले, और ये थे सर विलियम जोन्स। इन दोनों ने महती भूमिका अदा की थी भारतीय इतिहास के पुनरुत्थान में। ठीक है, अगली स्लाइड पे आते हैं। देखिए, नवंबर 1784 में पहली बार चार्ल्स विल्किंस ने संस्कृत का सीधा अंग्रेजी में अनुवाद किया था, संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। इनके अनुवादित ग्रंथ थे भगवद गीता, सबसे पहले भगवद गीता का अनुवाद किया। 1787 में संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का भी यूरोपीय भाषा में या अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1789 ईस्वी में सर जोन्स ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद किया, तथा 1793 ईस्वी में गीत गोविंद का भी अनुवाद किया। ठीक है, 1794 ईस्वी में इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ शीर्षक से इन्होंने मनुस्मृति का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। सर विलियम्स तथा चार्ल्स विल्किंस को आरंभिक भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, यहाँ पर लिखा गया है सर विलियम जोन्स तथा चार्ल्स विल्किंस को आरंभिक भारतीय इतिहास का जनक कहा जा सकता है। ठीक है, अगली स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। देखिए, ये जितने भी अनुवादित ग्रंथ थे जिनका अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था, इसके कारण यूरोप में एक सकारात्मक परिणाम सामने आया और वहाँ पर संस्कृत भाषा के अध्ययन में लोगों की अभिरुचि बढ़ गई। 1795 ईस्वी में इकोले डेस लैंग्वेज ओरिएंटल्स की स्थापना संस्कृत के उत्थान के लिए यूरोप में की गई, और इस संस्थान ने यूरोप में संस्कृत के विस्तार में महती भूमिका अदा की। ठीक है, और इसके बाद अलेक्जेंडर हैमिल्टन को पेरिस में प्रथम संस्कृत अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। संभवतः यह प्रथम जर्मन थे जिन्होंने संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, हैमिल्टन ने फ्रेडरिक स्क्लेगले को सर्वप्रथम बार संस्कृत की शिक्षा दी। 1814 ईस्वी में सर्वप्रथम कॉलेज डी फ्रांस में संस्कृत को एक विषय के रूप में मान्यता मिली, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे लियोनार्डो द चीजी। ठीक है, ये पॉइंट है, इसको रिमेंबर कर सकते हैं आप, लियोनार्डो द चीजी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके पश्चात पूरे जर्मनी में 1818 तक अनेक विश्वविद्यालयों में संस्कृत के अनेक प्रोफेसर नियुक्त किए गए। 1805 ईस्वी में पहली बार इंग्लैंड के हार्टफोर्ड में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशिक्षण स्कूल में संस्कृत भाषा की शिक्षा दी गई। ठीक है, ताकि वो सभी छात्र जब वहाँ से ब्रिटिश संस्कृत शिक्षा लेकर भारत आए तो वो जो है ना, मतलब अच्छे से भारत पर शासन कर सके। इसके पश्चात सन 1832 में एच विल्सन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। ठीक है, इसके बाद लंदन, कैम्ब्रिज और कई यूरोपीय व अमेरिकी विश्वविद्यालयों में संस्कृत के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। ये सब क्या था? भारतीय अतीत के पुनरुत्थान के प्रयास थे। संस्कृत के पुनरुत्थान का प्रयास था ताकि संस्कृत को बढ़ाया जा सके। 1816 ईस्वी में फ्रेज बाप ने संस्कृत एवं प्रतिष्ठित यूरोपीय भाषाओं के सह पूर्वज अर्थात उत्पत्ति के मूल स्रोत का पता लगाने में सफलता प्राप्त की, और फ्रेज बाप ने बताया
कि भाई देखो संस्कृत और यूरोपीय भाषाएं जो हैं वो लगभग एक हैं, इन सभी का लगभग एक जैसा ही स्वरूप है और इनकी उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है। इसके पश्चात रशियन इंपेरियल एकेडमी ऑफ साइंस ने 1852 ईस्वी से 1875 ईस्वी के बीच में कई खंडों में संस्कृत और जर्मन शब्दकोश का प्रकाशन किया और यह जो शब्दकोश था यह सेंट पीटर्सबर्ग लेक्सिकॉन श्रृंखला के अंतर्गत संपादित किया गया और इसके जो संपादक थे प्रसिद्ध जर्मन विद्वान ऑटो बॉटलिंग तथा रूडोल्फ रोथ थे। पॉइंट टू बी रिमेंबर, इसको आप नोट कर सकते हैं। जर्मन विद्वान ऑटो बॉटलिंग और रूडोल्फ रोथ के संरक्षण में या ये जो इनके संपादन में ये जो सेंट पीटर्सबर्ग लेक्सिकॉन श्रृंखला के अंतर्गत संस्कृत जर्मन शब्दकोश का प्रकाशन किया गया था। आई होप ये सभी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगली स्लाइड में चलते हैं। अब आते हैं भारतीय इतिहास के पुनरुत्थान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की महती भूमिका के बारे में चर्चा पे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है ना उसका प्रारंभिक कार्य पूर्णतया भाषा पर केंद्रित था और साहित्य पर केंद्रित था, जबकि 19वीं शताब्दी के अधिकांश इतिहासकार जो कि लगभग भारत में पनप रहे थे वो मुख्यतः लिखित दस्तावेज की छानबीन में जुट गए थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल समिति कुछ प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों की ओर आकर्षित हुई। इसने पुराने मंदिर, ऐतिहासिक गुफाओं, सुरंगों, सिक्कों, अभिलेखों तथा दस्तावेजों पर मूलतः ध्यानाकर्षण किया और इनकी एक व्याख्या करने की प्रयास की और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पुरानी ब्राह्मणी लिपि का पहली बार अध्ययन किया तथा इन्होंने अशोककालीन शासनादेश और धर्मादेश को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यही है जेम्स प्रिंसेप जिन्होंने सबसे पहले अशोक के शासनादेश को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब है भारतीय अतीत का पुनरुत्थान। देखिए जेम्स प्रिंसेप एशियाटिक सोसाइटी के महासचिव बने बाद में, जब सर विलियम जोन्स चले गए, ठीक है, तथा कोलकाता में ये कंपनी के अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे जेम्स प्रिंसेप। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम को 1862 ईस्वी में भारत सरकार, मतलब उस समय जो भारतीय ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है। 1831 से लेकर के 1885 ईस्वी तक सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में कई सारे कार्य किए और सर विलियम जोन्स के बाद यही वह प्रभावशाली व्यक्ति थे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने भारतीय इतिहास को खोजने में, भारतीय इतिहास को ढूंढने में काफ़ी प्रयास किया और इन्होंने पुरातत्व के क्षेत्र में काफ़ी व्यापक कार्य किए। इन्हीं के निर्देशन में 1885 ईस्वी तक भारत के अनेक ऐतिहासिक स्थलों की खोज हो चुकी थी, अनेक ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण हो चुका था तथा अनेक अभिलेखों तथा शिलालेखों का अध्ययन तथा अनुवाद भी हो चुका था। ठीक है। 1900 तक भारत के अधिकांश इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें, अभिलेख, भोजपत्रों आदि का अभिलेख व अध्ययन जो है वो पूरा हो गया था। क्लियर है? ये वाली स्लाइड आप लोग समझ गए होंगे। अगली स्लाइड में चलते हैं। यही थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है। और जेम्स प्रिंसेप एशियाटिक सोसाइटी के महासचिव थे। इन सभी ने मिलकर काम किया था भारतीय अतीत के पुनरुत्थान में। अब अगली स्लाइड में है कि 20वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर पुरातात्विक उत्खनन कार्य हुए, मतलब खुदाई करके कई सारी चीज़ें प्राप्त की गई और लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के गवर्नर थे। उनके सुझाव में पुरातत्व विभाग का विस्तार किया गया और सर जॉन मार्शल को पुरातत्व विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया और इन्हीं जॉन मार्शल के निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। कनिंघम ने पहली बार सिंधु घाटी के शहरों के अवशेषों की पहचान की थी। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार सिंधु घाटी के शहरों के अवशेषों की पहचान की थी। इन्हीं को हड़प्पा के निकट मोहरे मिली थी और यह भाग अभी पाकिस्तान में है, जो कि मैं आप लोगों को सबसे पहले बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही। 1921 से 22 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी थे राखल दास बनर्जी। इनको भी सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो के निकट कुछ मुहरें मिली थी। ठीक है। और इन्होंने ही मोहनजोदड़ो की खोज की थी और इन्हीं सर जॉन मार्शल के निर्देशन में इस सिंधु घाटी क्षेत्र में 1924 से 1931 तक व्यवस्थित ढंग से उत्खनन व खुदाई या सर्वेक्षण का कार्य हुआ और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। जब सर जॉन मार्शल चले गए तो उसके बाद आए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद R.E.M. व्हीलर। इनके निर्देशन में भी कुछ क्षेत्र, हड़प्पा के कुछ क्षेत्रों की खोज हुई और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा इन्होंने भी अपने इतिहास लेखन के दौरान करी। ठीक है, क्लियर है? अगली स्लाइड में चलते हैं। अब ये थे सर जॉन मार्शल, ठीक है, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के
कौन थे? तो महानिदेशक थे और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, क्योंकि इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता के खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उसके बाद राखलदास बनर्जी ये हैं, इन्होंने भी मोहनजोदड़ो की खोज की थी और इन्होंने भी सिंधु घाटी सभ्यता के खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद है भारतीय अतीत के पुनरुत्थान का अंतिम स्लाइड। इस स्लाइड के बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत है उसका अवलोकन करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, इतिहास है, थोड़ा बहुत चलता है, इतना छोटा तो नहीं है इतिहास। अब देखिए 19वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास के संदर्भ में कई भारतीय भी इतिहास के अध्ययन के लिए आगे आए और प्रमुख भारतीय पुरालेख व संस्कृत विद्वान भाऊ दाजी, भगवान लाल इंदिराजी, राजेंद्र लाल मिश्र और राज भंडारकर आदि आगे आए और इन्होंने भी भारतीय इतिहास का जो है ना अवलोकन करना स्टार्ट किया और भारतीय इतिहास को लिखने की कोशिश की। और फिर भारतीय इतिहास की शुरुआत इस तरीके से धीरे धीरे हुई, मतलब भारतीय इतिहास लेखन की शुरुआत इस तरीके से हुई। अगले अध्याय में हम प्राचीन भारतीय इतिहास की एक विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकारों के नाम बताऊंगा और उन्होंने किन किन पुस्तकों को लिखा है उसके बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन से हैं, पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं, देसी स्रोत कौन से हैं, विदेशी स्रोत कौन से हैं, पुस्तकें कैसी हैं, इन सभी की चर्चा हम अगले वीडियो सेशन में करेंगे। आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही दोस्तों। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वैसे मैं बहुत पसीने से सराबोर हो गया हूँ क्योंकि फ़ैन ऑफ है, उसके बाद सारी लाइट्स ऑन करके गेट्स वगैरह बंद करके वीडियोस रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो थोड़ा संघर्ष है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये काम कर रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को, शिक्षा मैटर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसमें अपने आप को इंगेज कीजिएगा इस कंटेंट में, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट जो है वो जल्दी मिलता नहीं है। अभी के लिए बस इतना है दोस्तों। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।